खुद नारी विरोधी होने का तबका नहीं संदीप भाई, नारी विरोधी होने का तबका तो आप भी नहीं लेकर चल रहे हैं, तो आपकी जहां जहां सरकार है वहां बता दीजिए कि कितने महिलाओं को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है। सर हम हिमाचल प्रदेश का एक बार निकाल के दिखाइए ना, ऐसे कि इतनी महिलाएं हैं मंत्री, हिमाचल प्रदेश का निकाल के दिखाइए ना एक बार। सर आप देखेंगे इनसे परसेंटेज में हर जगह आपको दिखेगी, पहले मुख्यमंत्री से लेके, पहले राष्ट्रपति से लेके, पहले प्रधानमंत्री से लेके, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के लेके सारा कुछ अगर महिलाओं का अगर प्रतिनिधित्व दिखेगा तो कांग्रेस पार्टी अकेले दिखेगी। अब तक अपने यहाँ पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बना पाए, तो संगठन में और जो है सरकार में हिस्सेदारी की बात अलग है। विषय यह है कि आप नारी बंधन चिल्ला रहे थे, उसके बाद आप मंत्रिमंडल विस्तार करते हो, वहां पर भी महिलाओं को स्थान देने में आपको हिचक महसूस होती है, जिस 33% की आप बात करते हैं। उसके बाद सर एक बात और, इसमें दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को बड़ा सम्मान आप दे रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी के वो मूल कार्यकर्ता जैसे मनीष शुक्ला जी बैठे, ये बेचारे दरी ही बिछाएंगे जिंदगी भर, कोई बसपा से आएगा मंत्री बन जाएगा सर। और एक बात और, ये सरकार हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं चिढ़ाने का भी काम कर रही है। भैया जितिन प्रसाद जी गए, उनकी ब्राह्मण चेतना परिषद के पदाधिकारी भी था, उस समय भी ऑप्शन था हमारे पास जाने का। राकेश सचान जी गए, नंदगोपाल नंदी जी गए, हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, बड़े चेहरे जो गए तब ऑप्शन था सर। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो दरी बिछाएगा, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से कोई आएगा चलो कम से कम उस स्थिति में है कि वो मंत्री बना सकते हैं। आप लोग तो कहीं सत्ता में ही नहीं, कहां बनाइएगा, आपके यहाँ कुछ छोड़कर आ भी नहीं रहा है। खैर मनीष जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं विनोद के पास जा रहा हूँ, कुछ हलचल है। मनीष जी जल्दी से। दो बातों का जवाब मैं दूंगा। एक तो संदीप जी की कसक ये है कि जतिन जी और उनके साथ ये क्यों नहीं भाजपा ज्वाइन कर लिए, ये कसक है इनकी। कोई बात नहीं, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस को अंधेरा नजर आ रहा है, संदीप जी को ये पता चल गया है, ये कसक इनका बोल रहा है। इन्होंने कहा कांग्रेस के साथ साथ मैं ब्राह्मण चेतना परिषद में भी जतिन जी के साथ था, लेकिन अब रेलगाड़ी निकल गई संदीप जी। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दिए गए हैं। निवेश बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का सृजन हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को पलायन नहीं करना पड़ रहा है, नहीं तो जिस तरीके के हालात सपा और बसपा और कांग्रेस ने मिलकर बनाए थे, उसके नाते से ये स्थिति पैदा हुई थी। ठीक है, मैं दुर्गेश उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं संदीप भाई आ रहा हूं। एक गुजरात से लोग, ठीक है, मैं जल्दी से ग्राउंड पर चलता हूं। हमारे साथ विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद, क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? ये उप मुख्यमंत्री गए अंदर, जो तमाम संभावित चेहरे जिनको शपथ लेनी है उनको देख लिया है, अभी वहां पर क्या हलचल देखी जा रही है? देखिए अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, सिर्फ 7 मिनट बाद जो है वो शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ठीक 3:30 बजे शुरुआत होनी है। 3 बजे ही मंत्रियों को, जो विधायक थे उनको कहा गया था कि वो 3 बजे पहुंचना शुरू हो जाए। 3:30 तक सारे गेस्ट, बाकी केवल वो चेहरे नहीं जो शपथ लेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे सरकार के मंत्री हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी इन्वाइटेड है, तो भी पहुंच चुके हैं। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम राजभवन के ठीक बाहर हैं, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह अंदर है और मीडिया को बाहर रखा गया है। यहाँ से जो अंदर जा रहे थे चेहरे, हम उन्हें देख पा रहे थे, लेकिन अब अंदर की तस्वीर कुछ देर बाद जो है क्लियर हो पाएगी कि जिन 6 चेहरे थे उनमें से किसने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लिया है, किसे राज्य मंत्री बनाया गया और किसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है। तो ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि जो 6 चेहरे थे, जो 8 चेहरे थे, जिसमें 6 नए चेहरे हैं और 2 ऑलरेडी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनको प्रमोशन किया जाएगा। तो वो शपथ ग्रहण जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उसका साक्षी बनने के लिए जनभवन जो है तैयार है। कुछ ही देर बाद जो है वो प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा और करीब 3:30 बजे से ये शुरू होगा। 4 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि देर रात को या कल सुबह तक जो है इनके विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। कुछ अब जो सस्पेंस है, जो सवाल है, वो पोर्टफोलियो को लेकर ही, विभागों को लेकर ही कि आखिर कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा। माना जा रहा है कि कुछ पोर्टफोलियो में चेंजेस हो सकते हैं, कुछ जो वर्तमान मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव किए सकते हैं, कुछ के जिनके पास 2 से 3 विभाग है उनमें से एक विभाग कम किए जा सकते हैं। तो वो सरकार का फैसला होता है, मुख्यमंत्री का एक अधिकार होता है, वो करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक ये हो जाएगा या कल सुबह तक ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिनटों का वक्त बाकी, उतने में मैं जल्दी से दुर्गेश उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। दुर्गेश सर, ये कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वैसे बोल्ड स्टेप लेते हुए भी देखा है कि चुनाव से पहले अगर जरूरत पड़ी है तो मुख्यमंत्री तक बदले गए, लेकिन योगी कैबिनेट में अब पोर्टफोलियो बदले जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन कोई मंत्री कैबिनेट से बाहर नहीं हो रहा है या मंत्रिमंडल से बाहर नहीं हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के कामों से आश्वस्त है? और ये जो पीडीएफ फॉर्मूले को साधने की बात कही जा रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित चेहरे शामिल किए जा रहे हैं,
ये कैसे सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी साध रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी कह रहे थे, एक बात तो सही है कि अब 10 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। ये बेसिकली कास्ट इक्वेशन और रीजनल बैलेंस को जो है साधने की कोशिश है। आज का जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की अथॉरिटी को और जो है इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि पिछले 9 सालों में उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर हो, एक्सप्रेसवे प्रदेश की बात हो, चाहे अभी हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री से इस सरकार ने कराया, तो कहीं ना कहीं सरकार अब 2027 के चुनाव में अपने जो भी पेच हैं उनको पूरी तरह से कसने की तैयारी में है। और चूंकि उसके पास ये ऑप्शन था कि वो 6 नए मंत्रियों को जो है कि आज अपना कहीं ना कहीं जो जातीय संतुलन है, जो कि लगातार अखिलेश। ठीक है, आज दुर्गेश उपाध्याय जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त करके एक बार फिर से आ रहे हैं। संदीप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप भाई जल्दी से अपनी बात 10 सेकंड में कह लीजिए, फिर मैं दूसरे में आने के पास जा रहा हूं। दो बातें, भी क्षेत्रीय संतुलन की बात है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा वो डिस्ट्रिक्ट है, कभी के यहाँ पर 5-5 मंत्री हुआ करते थे, और आज ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित करने की जो है लगातार जो है एक मुहिम जैसे चला के रखी है, उपेक्षित किया है, वो भी कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय संतुलन नहीं दिखता। ये सिर्फ संतुलन इस बात का है कि जो अभी 2 डबल इंजन की सरकार की बात होती है कि एक इंजन कुछ कर रहा है, एक ये आज योगी जी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश है कि उनके विभागों को लेके आपको लोगों को बांटना है, क्योंकि अलग से और तो किसी का आकलन अलग कहता है। ये कह रहे हैं ये योगी जी को कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है, संदीप जी भी ये चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा पर्ची में लिखकर नाम आए हैं, वही नाम पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को। अखिलेश यादव जी स्टेशन में है, उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलूल जुलूल बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके दे, उनसे कहिए बाहर निकले, देखेंगे प्रदेश का तापमान कितना। सर, एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को आपने सुना, वो वहां पर पहुंच चुके हैं राजभवन, और संभवतः कुछ ही देर में आपको योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें दिखाई देंगी, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और